नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1281 से 1285 तक। अध्याय 1291, परिचय। किंतियान महान सहस्त्र महल का मुख्य बुजुर्ग बन गया है। अगले महल स्वामी के आने से पहले महान सहस्त्र महल के कई मामलों का प्रबंधन वो और अन्य बुजुर्ग करेंगे। शायद महान सहस्त्र विश्व में उसकी प्रतिष्ठा ज्वाला सम्राट और सैन्य पूर्वज जितनी प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन स्वर्गीय शासकों के बीच वो पूजनीय है। जैसे ही म्यूचेन, लुओ ली और अन्य दानव संहारक राजा किंतियान के शानदार युद्ध परिणामों से स्तब्ध थे, लाल ज्वाला देवता ने अपनी दाढ़ी सहलाई और आह भरी। म्यूचेन और अन्य लोग उसके स्वर में प्रशंसा स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। म्यूचेन ने थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि उसने दानव संहारक राजा किंतियान को कभी नहीं देखा था। चूंकि उसे स्वर्गीय शासकों के बीच इतना ऊंचा दर्जा मिला था, वो अवश्य ही एक दुर्जेय व्यक्ति होगा। वो शायद ज्वाला सम्राट और मार्शल पूर्वज के समान स्तर का भी हो सकता है। आखिरकार इस महान हजार दुनिया में कई छिपे हुए ड्रैगन और बाघ थे। बड़े लाल ज्वाला, हमें दानव संहारक टोकन कहां से मिलेगा? म्यूचेन ने पूछा। यह स्पष्ट था कि दानव संहारक टोकन के लाभ बहुत वांछनीय थे। वो न केवल इसके साथ एक महान हजार महल अधिकारी होने की उपाधि प्राप्त कर सकता था, बल्कि वह राक्षसों के वध के अंकों को दुर्लभ महाशक्तियों के लिए भी बदल सकता था। इनमें से कोई भी चीज उसे लुभाने के लिए पर्याप्त थी। आखिरकार अपने वर्तमान कद के साथ भी उसके पास दुर्लभ महाशक्ति के 36 खंडों में से केवल एक ही था, क्यूई। त्रिदेव अगर वो महान सहस्त्र महल से एक प्राप्त कर लेता तो निस्संदेह ये उसके लिए एक बड़ा सुधार होता। लाल ज्वाला देवता मुस्कुराए जब उन्होंने देखा कि उनकी रुचि जागृत हो गई है। फिर वो मुड़े और शहर के केंद्र की ओर चल दिए, जबकि अन्य लोग तेजी से उनके पीछे पीछे चल दिए। वे तेजी से शहर से होकर गुजरे। लगभग आधे घंटे बाद लाल ज्वाला देवता की गति धीमी हुई, फिर रुक गई। समूह उस विशाल और अतुलनीय दानव संहारक रैंकिंग स्मारक पर पहुंच गया था। उस विशाल स्मारक के नीचे एक काला मंडप खड़ा था। मुख्य हॉल से एक भारी दबाव का भाव निकल रहा था। इसे महसूस करते हुए कोई भी गंभीर हुए बिना नहीं रह सकता था। ये महान सहस्त्र महल महान सहस्त्र भवन की एक शाखा है। इसका उपयोग पवित्र खाड़ी महाद्वीप की रक्षा और अलौकिक जाति की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जाता है। लाल ज्वाला देवता ने काले मंडप की ओर इशारा करते हुए समझाया। फिर वो महान सहस्राब्दी भवन में चला गया, जबकि बाकी 4 लोग जल्दी से उसके पीछे चल पड़े। जैसे ही उन्होंने महान सहस्राब्दी भवन में कदम रखा, उनकी दृष्टि में कई चीजें प्रतिबिंबित हुई। मंडप का पहला तल विशाल था। क्रिस्टल की रोशनियां हवा में मंडरा रही थी। तेज रोशनी बिखेर रही थी और पूरे मंडप को रोशन कर रही थी। विशाल मंडप के विशाल कोने में लोग आते जाते थे, मानो वो कोई रेस्टोरेंट हो। वातावरण में लगातार हलचल थी, जो राहगीरों की लगातार हलचल से भरा हुआ था। म्यू चेन की निगाहें गंभीर हो गई जब उसने इस सब पर नजर डाली। वो महसूस कर सकता था कि उस क्षेत्र के अधिकांश लोगों से शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव निकल रहे थे। ये उतार चढ़ाव एक अशुभ आभा से भरे हुए थे। जाहिर है इन लोगों में कुछ दुष्ट लोग भी थे, जिन्होंने कई जीवन मरण के संघर्ष देखे थे। उनके दल के प्रवेश ने निस्संदेह क्षेत्र के कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उनकी अधिकांश स्तब्ध निगाहें लुओ ली पर ही टिकी रहीं। आखिरकार लुओ ली हमेशा ध्यान का केंद्र होता था। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोग साहसी थे, इसलिए उनकी निगाहें
निर्भीक और निर्भीक थी। चूंकि वो इन निगाहों को अच्छी तरह से जानती थी, लुओ ली की भौहें सिकुड़ गई। उसके कुछ कहने से पहले ही म्यू चेन उसके सामने खड़ा हो गया और उसकी निगाहों को रोक दिया। उसी समय वो उस क्षेत्र को भावशून्यता से देखता रहा। उसकी गहरी आंखें टिमटिमा रही थी। उनसे एक क्रूर और अशुभ आभा निकल रही थी, जो उसे एक भयानक राक्षस जैसा बना रही थी। इन वर्षों में म्यू चेन ने अनगिनत जीवन और मृत्यु के संघर्षों का भी अनुभव किया था। इस प्रकार उसकी अशुभ आभा पवित्र खाड़ी महाद्वीप के कई निर्दयी लोगों से भी अधिक प्रबल थी। आमतौर पर वह इसे छिपा लेता, लेकिन एक बार जब वो अपनी भावनाएं प्रकट करता तो उसका दबंग और अशुभ आभा मंडल लोगों के दिलों में एक खौफनाक डर पैदा करने के लिए काफी होता। जो लोग म्यू चेन के कार्यों से नाखुश थे, उन्होंने उसकी अशुभ आभा मंडल को देखकर तुरंत अपनी नाराजगी छिपा ली। फिर उन्होंने नजरें फेर ली और म्यू चेन को सदमे में देखने लगे। ये स्पष्ट था कि उन्होंने ऐसे युवक की इतनी मजबूत जानलेवा आभा मंडल की उम्मीद नहीं की थी। ये भर्ती क्षेत्र है जो लोग पवित्र खाड़ी महाद्वीप की गहराई में जाकर विदेशी जाति का शिकार करना चाहते हैं। उन्हें एक टीम के साथ जाना होगा, अन्यथा अगर आप अकेले जाते हैं तो बचने की दर बहुत कम है। वहां बुलाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे अधिकांश लोग कुशल हैं और उनमें से कई उच्च सांसारिक शासक हैं। लाल ज्वाला देवता ने सहजता से समझाया। फिर वो इस विशाल मंडप की गहराई में गया जहां एक काउंटर था। काउंटर के पीछे दीवार पर एक आध्यात्मिक ऊर्जा स्क्रीन थी जो लगातार चमक रही थी। समय समय पर उस पर कई नाम दिखाई देते थे और जाहिर तौर पर यह बाहर राक्षस हत्या रैंकिंग के साथ मेल खाते समय अपडेट होती थी। काउंटर पर ग्रे रंग के वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति ने सुस्ती से अपना सिर अपने हाथों पर टिका लिया। उसकी नींद भरी अभिव्यक्ति से ऐसा लग रहा था मानो वो नशे में हो। धम! काउंटर पर एक हथेली जोर से थपथ पाई। जैसे ही लाल रंग की ज्वाला देवता ने दहाड़ते हुए कहा, अरे नींद में डूबे बूढ़े, सोना बंद करो और काम पर लग जाओ। चौंकर ग्रे रंग के वस्त्र पहने बुजुर्ग व्यक्ति ने ऊपर उठकर लाल रंग की ज्वाला देवता को देखने के लिए अपनी आंखें खोली। फिर उसने झुंझलाकर पूछा, अरे शराबी, चिल्ला क्यों रहे हो? तुम अभी तक मरे नहीं हो? हाँ, प्लीज, तुम मुझसे पहले मर जाओगे। स्कारलेट फ्लेम देवता ने पलटवार किया। फिर म्यू चेन और बाकियों को आने का इशारा किया। फिर उसने कहा, इन 4 नौजवानों को एक दानव संहारक टोकन दिलाने में मदद करो। लो, ये बूढ़ा इस शाखा का प्रभारी है। जब म्यू चेन और बाकी लोगों ने ये शब्द सुने तो वे थोड़े हैरान हुए। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि उनके सामने खड़ा साधारण बूढ़ा आदमी इस शाखा का मुखिया था। अगर स्कारलेट फ्लेम देवता ने उन्हें नहीं बताया होता तो वे उसके साथ एक साधारण रिसेप्शनिस्ट जैसा व्यवहार करते। उन्होंने धूसर वस्त्र पहने उस बुजुर्ग की ओर उत्सुकता से देखा, जिसकी आध्यात्मिक ऊर्जा में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। लेकिन यह स्पष्ट रूप से असंभव था। आखिरकार अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को इस हद तक छिपाना असंभव होगा जब तक कि कोई स्वर्गीय सम्राट न हो। यहां तक कि पूर्ण सांसारिक सम्राट भी ऐसी चीज को पूरी तरह से छिपा नहीं सकते। म्यू चेन और लुओ ली ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि लाल ज्वाला देवता ने कहा था कि महान सहस्त्र महल को केवल एक प्रतीक न समझें। इसकी शक्ति का परिमाण सचमुच भयावह था। धूसर वस्त्रधारी वृद्ध ने अपनी नींद भरी आंखें खोली और चारों आदमियों की ओर देखा। फिर लाल ज्वाला देवता की ओर मुड़ा। वो थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, बूढ़े, तुम महान आत्मा स्वर्ग भेदी प्रकाश के लिए फिर से आ रहे हो। लेकिन ऐसा लगता है कि हर बार तुम किसी ऐसे व्यक्ति को चुनते हो जो असफल होगा। लाल ज्वाला देवता का चेहरा आक्रोश से भरा था। तुम ऐसा कहते हो जैसे दूसरे सफल हो गए हों।
धूसर वस्त्रधारी वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस सोच रहा था कि आप ने इस बार एक छोटी लड़की को क्यों चुना जो सिर्फ एक निम्न सांसारिक शासक है। उसने एक नजर में कैसे समझ लिया कि लाल ज्वाला देवता ने लुओ ली को चुना है, न कि मु चेन या बाकी दो को। उसकी ये अनुभूति देखकर छोटा समूह दंग रह गया। फिर लाल ज्वाला देवता ने अपने होंठ भींचे और कहा, महान आत्मा स्वर्ग भेदी प्रकाश को प्राप्त करने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रतिभा और अवसर की आवश्यकता होती है। ये छोटी लड़की अब तक देखी गई सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। सचमुच धूसर वस्त्रधारी वृद्ध को संदेह हुआ, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। तभी चारों को अपनी उंगलियों में दर्द महसूस हुआ, जैसे उनकी उंगलियों से खून की 4 बूंदें निकली। वे धूसर वस्त्रधारी वृद्ध के सामने हवा में लटक गई। वे धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग को बड़ी बड़ी आंखों से देखे बिना नहीं रह सके, क्योंकि वे बहुत डरे हुए थे। उसकी शक्ति स्पष्ट रूप से दबंग थी, क्योंकि वो अपनी इच्छा से उनके शरीर से खून निकाल सकता था। हे धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने उन पर मुस्कुराया, फिर अपनी उंगली हिलाई। जैसे ही उसने ऐसा किया, 4 चमकदार आध्यात्मिक ज्योतियां निकली, जो सीधे खून की 4 बूंदों के चारों ओर लिपट गई। फिर वो प्रकाश 4 चिन्हों में बदल गया, जो फिर उनमें से प्रत्येक की ओर उड़ गए। म्यू चेन ने अपना चिन्ह उठाया और देखा कि वह काला था। उसने चिन्ह की ओर देखा और खून से लाल शब्द दानव संहारक देखे। चिन्ह के नीचे निम्न श्रेणी का दानव संहारक लिखा था। यदि आप अलौकिक जाति के किसी सदस्य को मारते हैं, उसकी राक्षसी आत्मा का एक छोटा सा अंश तोड़ते हैं और उसे दानव संहारक टोकन में डालते हैं, तो आपको उसके अनुरूप राक्षस संहार अंक मिलेंगे। इसके अलावा टोकन आपके रक्त से परिष्कृत किया जाता है, इसलिए केवल आप ही ये पता लगा पाएंगे कि आपके पास कितने राक्षस संहारक अंक हैं। इसलिए दूसरों के लिए इसे आपसे चुराना बेकार है। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने कहा। मुचेन और बाकी दल ने अपने राक्षस संहारक टोकन से खेला, फिर धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग की ओर मुट्ठियां भींच ली और उसे धन्यवाद दिया। धन्यवाद बुजुर्ग। जब लाल ज्वाला देवता ने देखा कि चारों ने अपने राक्षस संहारक टोकन प्राप्त कर लिए हैं, तो उन्होंने धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग से फुसफुसाते हुए कहा, नींद में डूबे हुए इस बार पवित्र खाड़ी महाद्वीप में कितनी सेनाएं आई हैं? धूसर वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पलकें उठाई, मुस्कुराया, फिर बोला, अच्छा, क्या अब कोई नहीं आ रहा है? मुझे देखने दो। लगता है ये उत्तरी क्षेत्र के वैन परिवार से कोई है। लाल ज्वाला देवता ने अपना सिर घुमाया और देखा कि द्वार पर लोगों का एक समूह अचानक मंडप में प्रवेश कर गया था। उनका नेतृत्व लाल पोशाक पहने एक बुजुर्ग महिला कर रही थी। वो धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन लाल ज्वाला देवता की निगाहें उसे देखकर गंभीर हो गई। ये वैन परिवार से दादी हैं। उन्होंने कहा। यह सुनकर म्यू चेन और लुओ ली ने उत्सुकता से ऊपर देखा और लोगों की एक उल्लेखनीय पंक्ति मंडप में प्रवेश करती हुई देखी। जब उनकी नजर लाल वस्त्र पहने बूढ़ी महिला पर पड़ी, तो उन्होंने एक लंबी और पतली आकृति देखी जो गर्व से खड़ी थी। हालांकि उन्होंने कई वर्षों से उस आकृति को नहीं देखा था, फिर भी वो बहुत परिचित थी। म्यू चेन और लुओ ली की आंखें एक दूसरे को देखते ही चौड़ी हो गई। उनके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। ये स्पष्ट था कि इतने सालों बाद उन्हें यहां किसी परिचित से मिलने की उम्मीद नहीं थी। अध्याय 1292। वैन किंग शुआन से पुनः मुलाकात। लाल वस्त्र पहने बुढ़िया धीरे धीरे चल रही थी। उसके भाव ठंडे थे, हालांकि उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का जरा भी उतार चढ़ाव नहीं था। फिर भी कोई उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पवित्र खाड़ी महाद्वीप जैसे खतरनाक क्षेत्र में जो कोई भी आज तक जीवित रह सका, वो समझदार था। इस प्रकार वे महसूस कर सकते थे कि लाल वस्त्र पहने ये बुढ़िया कितनी शक्तिशाली थी।
हालांकि भीड़ की ज्यादातर निगाहें लाल वस्त्र पहने बुढ़िया पर ही कुछ पलों के लिए टिकी, क्योंकि वे तुरंत उसके पीछे की खूबसूरत आकृति की ओर खिंच गए। ध्यान का केंद्र बैंगनी वस्त्र पहने एक लड़की थी। वो लंबी कदकाठी की थी और लंबी गोरी टांगे पैंट में लिपटी हुई थी, जो उसके शरीर के उभारों को और उभार रही थी। उसकी सुंदरता अद्भुत थी। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था और उसकी आंखें चमकदार और गतिशील थी, मानो वे तारे हों। उसमें एक अनंत युवा ऊर्जा झलक रही थी। उसके बाल एक चोटी में बंधे थे जो चलते समय लहरा रहे थे। वो एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, और ये सुंदरता किसी साधारण महिला की कोमलता नहीं थी, बल्कि ये उसके उज्जवल और साहसी व्यवहार के कारण थी। उसके लाल होंठ गर्व की भावना से भरी एक मुस्कुराहट में मुड़े हुए थे। महान सहस्त्र सदन में कई आंखें उसे उत्साह से देख रही थी। हालांकि चांदी के बालों वाली लड़की ज्यादा सुंदर थी, ये स्पष्ट था कि बुढ़िया का अनोखा व्यवहार भी आकर्षक था। इसके बावजूद किसी ने भी बात करने और छेड़खानी करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि बुढ़िया की ठंडी नजर किसी के भी दिल की आग को बुझाने के लिए काफी थी। मुचेन और लुओ ली आश्चर्य से इस गर्वीली और सुंदर लड़की को देख रहे थे। ये जाना पहचाना चेहरा वेन था, किंग शुआन, जिससे वे पहले 5 अकादमियों की लड़ाई में मिले थे। मैंने नहीं सोचा था कि वो उत्तरी क्षेत्र के वैन परिवार से होगी, लुओ ली ने कहा। वैन 1000 वर्षों के बाद महान सहस्राब्दी विश्व में अभी अभी उभरे हैं। उनके इतिहास को देखते हुए उनकी तुलना लुओ देव कुल से करना स्वाभाविक रूप से असंभव है, लेकिन अब वे शक्तिशाली हैं। उन्हें एक सर्वोच्च शक्ति भी माना जा सकता है। इस पृष्ठभूमि के साथ वो मिलियन फीनिक्स आध्यात्मिक अकादमी क्यों गई? म्यू चेन ने संदेह से पूछा। कहा जाता है कि मिलियन फीनिक्स आध्यात्मिक अकादमी को उत्तरी क्षेत्र के वैन का समर्थन प्राप्त है, लुओ ली बुदबुदाया। तब म्यू चेन को संबंधों की इस परत का एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि वैन किंगशुआन मिलियन फीनिक्स आध्यात्मिक अकादमी में दिखाई देंगी। जब वे धीमी आवाज में बातें कर रहे थे, तो विशाल महान सहस्राब्दी भवन में प्रवेश करने वाले लोगों की कतार को लाल रंग की बुढ़िया ने काउंटर के सामने ले जाया। वेन किंगशुआन, जो पहले से ही बेपरवाह थी, अचानक रुक गई और अपने सामने खड़े पुरुष और महिला को अविश्वास से देखने लगी। उसके बगल में कई पुरुष और महिलाएं भी चल रहे थे, लेकिन जाहिर तौर पर उनकी स्थिति वैन किंगशुआन पर केंद्रित थी। जब वो अचानक रुकी तो वे भी रुक गए। उसके बगल में सफेद वस्त्र पहने एक आदमी ने मुस्कुराते हुए और धीमी आवाज में पूछा, क्या बात है किंगशुआन? उसके नक्श सुंदर थे और उसकी तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को देखते हुए वो एक पूर्ण सांसारिक सम्राट बनने से आधा कदम दूर था। यह स्पष्ट था कि सफेद वस्त्र पहने इस आदमी का वैन के बीच एक महत्वपूर्ण पद था। हालांकि वैन किंगशुआन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने अविश्वास से म्यू चेन और लुओ ली को अपने सामने मुस्कुराते हुए देखा। एक क्षण बाद उसने आखिरकार कहा, लुओ ली, म्यू चेन, किंगशुआन, बहुत समय हो गया, मुलाकात नहीं हुई। लुओ ली मुस्कुराई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें यहां फिर से देख पाऊंगी। म्यू चेन मुस्कुराई। उनके और वैन किंगशुआन के बीच 5 अकादमियों की लड़ाई में वे अपरिचित से परिचित हो गए थे और उन्होंने एक दूसरे का सहयोग भी किया था और कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। 5 अकादमियों की लड़ाई खत्म होने के बाद ही वे अपनी अपनी यात्राओं के लिए निकले थे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि वे अब एक दूसरे को नहीं देखेंगे और आज फिर मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। सच में तुम सब, वैन किंगशुआन की खूबसूरत आंखों में खुशी उमड़ पड़ी। वो 2 कदम दौड़ी और उत्सुकता से दोनों को गले लगा लिया। हालांकि जैसे ही म्यू चेन आगे बढ़कर उसे स्वीकार करने की योजना बना रहा था, वैन किंगशुआन ने अचानक अपना हाव भाव बदला और उसे कोहनी से सीने पर मारा।
म्यू चेन ने अपनी छाती ढक ली और झुंझलाहट में अपने होंठ भींचते हुए 2 कदम पीछे हट गया। अगर तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो तो सपने देखते रहो। वैन किंगशुआन ने म्यू चेन की तरफ आंखें घुमाई, फिर अपनी बाह बढ़ाकर लुओ ली को उसकी पतली कमर से पकड़ लिया। लुओ ली, अब तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकती कि मैं तुम्हें जानती हूं, उसने खुशी से कहा। वो झूठ नहीं बोल रही थी। उत्तरी स्वर्ग आध्यात्मिक अकादमी में रहने के समय की तुलना में अब लुओ ली बदल गई थी। इन वर्षों के अनुभव और लुओ देव दिव्य शरीर के प्रभाव से वो वास्तव में एक अद्भुत सुंदरी थी। लुओ ली खुशी से मुस्कुराई। वो यहां वैन किंगशुआन से मिलकर बहुत खुश थी, क्योंकि उसे उत्तरी स्वर्ग आध्यात्मिक अकादमी में बिताए बेफिक्र समय की याद आ रही थी। उस समय मिले उसके दोस्त अनमोल थे। वैन किंगशुआन ने म्यू चेन की ओर देखा और कहा, तुम अभी म्यू चेन के साथ कैसे रह सकते हो? ये आदमी तुम्हारे लायक नहीं है। म्यू चेन का चेहरा काला पड़ गया। लुओ ली ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुरा दी। जब उसने म्यू चेन की ओर देखा तो उसकी काली आंखों में मजाक का एक संकेत था। जैसे ही तीनों एक दूसरे से मिल रहे थे, एक आवाज बीच में आई, किंगशुआन, क्या ये तुम्हारे दोस्त है? सफेद वस्त्र पहने एक सुंदर आदमी आगे आया और म्यू चेन और लुओ ली को देखकर मुस्कुराया। नमस्ते, मैं वेन जियो हूं, वैन परिवार का। उस आदमी की आंखों में सद्भावना थी और ये दयालुता नकली नहीं थी। इस प्रकार उनके मन में उसके प्रति एक सकारात्मक धारणा थी। जैसे ही उसने वैन किंगशुआन को देखा, उसकी आंखों में बार बार उमड़ते भावों ने स्पष्ट कर दिया कि वो स्पष्ट रूप से उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, म्यू चेन और लुओ ली को एहसास हुआ कि ये व्यक्ति बुरा नहीं है। मैं म्यू चेन हूं। लुओ ली, वैन किंगशुआन ने वैन जियो को घूरा। ऐसा लग रहा था कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो केवल कड़वी मुस्कान ही दे पा रहा था। इसी समय लाल रंग की बुढ़िया भी धीरे धीरे वहां आई। उसकी ठंडी आंखें पहले लुओ ली की ओर उठीं, फिर उसने सिर हिलाया और भारी आवाज में कहा, कितनी सुंदर लड़की है। उसने म्यू चेन की ओर देखा, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा और सीधे उसके पास से निकल गई। उसकी उपेक्षा बिल्कुल स्पष्ट थी। हालांकि माई चेन नाराज नहीं हुआ, क्योंकि उसने समझ लिया कि लाल रंग की बुढ़िया की उपेक्षा उसके प्रति व्यक्तिगत रूप से निर्देशित नहीं थी। वो किसी भी पुरुष के प्रति उदासीन लग रही थी। लाल वस्त्र पहने बुढ़िया की ठंडी आंखें पीछे खड़ी लाल ज्वाला देवता पर टिक गई और उसने बेपरवाही से कहा, लाल ज्वाला देवता, इस बार आप जल्दी आ गए। लाल ज्वाला देवता ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, है दादी है, पवित्र खाड़ी आपके वैन के पूर्वजों की नहीं है। आप हर बार क्यों आती है? प्राचीन पवित्र खाड़ी किसी परिवार की नहीं है। ऐसे मौके पर मेरा वैन परिवार क्यों नहीं आ सकता? लाल वस्त्र पहने बुढ़िया, जिसे दादी ही के नाम से जाना जाता है, ने ठंडे स्वर में उपहास किया। लाल ज्वाला देवता ने आंखें घुमाई और उस बुढ़िया से झगड़ा करने का इरादा नहीं किया, जो किसी भी पुरुष के प्रति कठोर थी। वेन परिवार की दादी है ने भी लाल ज्वाला देवता से बहस जारी नहीं रखी और काउंटर पर भूरे वस्त्र पहने बुजुर्ग की ओर मुड़ गई। एल्डर मायरियड पीक्स इन युवाओं को एक दानव संहारक टोकन प्राप्त करने में मदद करें। धूसर वस्त्रधारी वृद्ध ने आलस्य से सिर हिलाया। अपनी आस्तीन लहराते हुए उसने कई दानव संहारक टोकन वैन किंगक्सवान और अन्य लोगों की ओर फेंके। वैन किंगक्सवान ने म्यू चेन और लुओ ली की ओर देखते हुए दानव संहारक टोकन स्वीकार कर लिया। क्या आप सब भी प्राचीन पवित्र खाड़ी के लिए यहां हैं? म्यू चेन और लुओ ली ने सिर हिलाया। यह बहुत अच्छा है। मैंने नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद हमें फिर से साथ काम करने का मौका मिलेगा। वैन किंगक्सवान मुस्कुराई। म्यू चेन ने वैन किंगक्सवान की ओर देखा तो पाया कि वो अब निम्न सांसारिक संप्रभु के पद पर आसीन हो गई थी।
स्पष्ट रूप से वेन के पास लौटने के बाद उसकी शक्ति भी बहुत बढ़ गई थी। म्यूचेन अपने दिल में आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। एक सर्वोच्च शक्ति का आपके पीछे होना अच्छी बात है। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्राचीन पवित्र खाड़ी कई सर्वोच्च शक्तियों को आकर्षित करती प्रतीत हो रही थी। अभी तक प्राचीन पवित्र खाड़ी वास्तव में प्रकट नहीं हुई थी। जब होगी तो कई दुर्जय दल होंगे। ऐसा लग रहा था कि इस बार प्राचीन पवित्र खाड़ी के लिए लड़ाई अप्रत्याशित रूप से भयंकर होगी। चलो आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। लाल ज्वाला देवता ने म्यूचेन और लुओ ली की ओर हाथ हिलाया और उन्हें लेकर जाने के लिए तैयार हो गए। म्यूचेन ने सिर हिलाया और वेन किंगशुआन को अलविदा कहने का इरादा किया। हालांकि महान सहस्त्र भवन में अचानक एक हलचल मच गई। विशाल विशाल मंडप में कई निगाहें आश्चर्य से मुख्य द्वार की ओर देख रही थी। म्यूचेन ने भी ऊपर देखा, जैसे उसे कुछ आभास हुआ हो। द्वार पर लोगों के 3 समूह एक ही समय में महान सहस्त्र भवन में प्रवेश कर रहे थे। इन तीनों समूह में असाधारण गति थी। जब वे प्रकट हुए तो पूरे मंडप में एक अदृश्य दमन का भाव छा गया। ऐसे दमन के आगे पवित्र खाड़ी महाद्वीप में अक्सर जीवन मरण की लड़ाई लड़ चुके अनुभवी विशेषज्ञ भी गंभीर दिख रहे थे और उनकी आंखों में भय था। मुचेन ने महान सहस्त्र भवन में प्रवेश कर चुके 3 समूहों को देखा। इस समय उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गई, क्योंकि उसने देखा कि तीनों टीमों के वस्त्रों पर एक काले मीनार का पैटर्न था। वह काले मीनार से अपरिचित नहीं था, क्योंकि वो एक शिवालय था। पूरे महान सहस्त्र विश्व में एकमात्र कबीला जो शिवालय को कुल रून के रूप में उपयोग कर सकता था, वो 5 प्राचीन कुलों में से एक था। बुदुर प्राचीन कबीला। ये तीनों अविश्वसनीय रूप से दुर्जय टीमें बुदुर प्राचीन कबीला से थी। अध्याय 1293 बुदुर प्राचीन कुल। जब तीनों दल महान सहस्त्र भवन में प्रवेश कर गए तो वहां घोर अत्याचार हुआ और इकट्ठी हुई भीड़ अचानक शांत हो गई। सबने तीनों दलों की ओर देखा। तीनों दलों के नेता 2 बुजुर्ग और एक महिला थे। बुजुर्गों के बाल सफेद थे। उनमें से एक ने काला वस्त्र पहना हुआ था, जबकि दूसरे ने चांदी का वस्त्र पहना हुआ था। दोनों के चेहरे धंसे हुए थे और वे बहुत दुबले पतले थे। जब बुजुर्ग एकत्रित लोगों के बीच धीरे धीरे चल रहे थे तो किसी की भी उनका मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि लोग उनसे सावधान थे। आखिरकार वे जानते थे कि अत्याचार इन 3 लोगों की ओर से हो रहा है। तीनों लोगों ने जानबूझकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उनके द्वारा फैलाया गया अत्याचार रोका नहीं जा सका, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा और स्वर्ग व पृथ्वी से आने वाली ऊर्जा का प्रतिध्वनि बहुत प्रबल थी। वो महिला सुंदर थी और उसने शाही पोशाक पहनी हुई थी। उसका व्यवहार काफी सौम्य था। सभी ने मान लिया कि वो कोई स्वर्गीय शासक होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह दोनों बुजुर्गों के साथ साथ चल रही थी। 3 स्वर्गीय शासकों के अलावा 3 अन्य लोगों ने भी सबका ध्यान खींचा। हरे रंग का एक आदमी काले वस्त्र वाले बुजुर्ग के पीछे खड़ा था। वो गर्मजोशी से भरा हुआ लग रहा था और उसके चेहरे पर एक सहज मुस्कान थी, जिससे सभी को उसके बारे में पहली नजर में ही अच्छी धारणा बन गई। केवल वही जो ध्यान से देख रहे थे जानते थे कि वो वास्तव में एक ठंडा और डरावना व्यक्ति था। काले कशाय वस्त्र वाला एक आदमी चांदी के वस्त्र वाले बुजुर्ग के पीछे खड़ा था। वो हरे रंग वाले आदमी से अलग था, क्योंकि वो ठंडा और कठोर लग रहा था। जब उसने चारों ओर देखा तो वो एक जहरीले सांप जैसा लग रहा था, जो शिकार की तलाश में था। उसका रूप किसी को भी कांपने के लिए पर्याप्त था। शाही पोशाक पहने उस खूबसूरत महिला के पीछे एक युवती खड़ी थी। उसने सफेद कपड़े पहने थे और उसकी आंखें बादाम के आकार की थी।
वो कामुक थी और ठंडी और अगम्य लग रही थी। उनके पीछे 3 युवक थे। हालांकि तीनों युवक प्रभावशाली नहीं लग रहे थे, लेकिन लोगों ने ये मान लिया कि वे कुछ क्षेत्रों में उत्कृष्ट जरूर होंगे, क्योंकि वे इतने उच्च स्तर के लोगों में से थे। खैर, ऐसा लगता है कि बुदुर प्राचीन कबीला इसे गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि उन्होंने 3 टीमें भेजी है। वे 8 बुदुर को पकड़ने के लिए दृढ़ हैं। लाल ज्वाला देवता ने तीनों टीमों को देखा और हंसे, फिर विचारमग्न होकर म्यू चेन की ओर देखा। म्यू चेन भाविन लग रहा था। केवल लुओली, जो उसे अच्छी तरह से जानता था, ने तीनों टीमों के प्रकट होते ही म्यू चेन की आंखों में कुछ उतार चढ़ाव देखा। लिंग शी और लोंगजियांग, जो म्यू चेन के बगल में थे, गंभीर लग रहे थे। वे तुरंत म्यू चेन की रक्षा के लिए आधा कदम आगे बढ़े। हालांकि वे जानते थे कि वे बुदुर प्राचीन कुल के 3 स्वर्गीय शासकों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, फिर भी वे उन्हें म्यू चेन को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। तीनों टीमों ने लोगों की नजरों को नजरअंदाज किया और सीधे काउंटर की ओर चल पड़े। जब उन्होंने वेन परिवार से स्कारलेट फ्लेम देवता और दादी हे को देखा, तो उन्होंने अपनी गति धीमी कर दी। मुझे आश्चर्य है कि महान आत्मा प्राचीन कुल और वेन परिवार इतनी जल्दी आ गए। चांदी के वस्त्र पहने बुदुर प्राचीन कुल के बुजुर्ग ने स्कारलेट फ्लेम देवता और दादी हे को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। बुजुर्ग की बात खत्म होने के बाद उन्होंने और बुदुर प्राचीन कुल के 2 स्वर्गीय शासकों ने म्यू चेन की ओर देखा, जो स्कारलेट फ्लेम देवता के पीछे थे। धमाका! उनकी आंखों से आध्यात्मिक प्रकाश फूट पड़ा और उनकी आंखों में एक शिवालय प्रकट हो गया। ये देखते ही म्यू चेन को लगा कि उसके शरीर में स्थित पवित्र पैगोडा सक्रिय हो गया है। उसकी आंखों से आध्यात्मिक प्रकाश फूट पड़ा और पैगोडा उसकी आंखों में भी प्रकट हो गया। उसने जल्दी से अपने शरीर में स्थित पैगोडा के उतार चढ़ाव को दबा दिया और 2 कदम पीछे हट गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके शरीर में स्थित पैगोडा बुदुर प्राचीन कुल के स्वर्गीय शासकों के प्रति इस तरह प्रतिक्रिया करेगा। तीनों स्वर्गीय शासक अचंभित रह गए और उन्होंने मु चेन को विस्मय से देखा। स्वर्गीय शासकों के पीछे खड़े युवक भी उतने ही हैरान थे और उन्होंने भी मु चेन को देखा। उन्होंने भी मु चेन के शरीर में स्थित पैगोडा के उतार चढ़ाव को महसूस किया था। हरे कपड़े पहने आदमी, जो काले वस्त्र वाले स्वर्गीय शासक के पीछे था, ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और मु चेन को दिलचस्पी से देखा। फिर उसने मन ही मन बुदबुदाया, ये दिलचस्प है। अपराधी पवित्र खाड़ी महाद्वीप में आ गया है। अब कम से कम हमें उसे ढूंढने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। युवा, क्या तुम हमारे कुल से हो? तुम महान आत्मा प्राचीन कुल के साथ क्यों हो? तुम्हारा बुजुर्ग कौन है? तुम किस वंश से हो? चांदी के वस्त्र वाले बुजुर्ग ने म्यू चेन से तेजी से पूछा। उसके चेहरे पर गहरी त्योरिया चढ़ी हुई थी। म्यू चेन ने सपाट लहजे में जवाब दिया, मैं बुदुर प्राचीन कुल से नहीं हूं। जब चांदी के वस्त्र वाले बुजुर्ग ने यह सुना, तो वो क्रोधित हो गया और पूछा, तुमने हमारी तकनीक सीखी है। अगर तुम हमारे वंश से नहीं हो, तो तुम ऐसा कैसे कर पाए? जब वेन किंगशुआन ने यह सुना, तो उसने आश्चर्य से म्यू चेन को देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह बुदुर प्राचीन कुल से संबंधित होगा। हो, एल्डर मो येन, वो सचमुच हमारे कुल से नहीं है। वो अपराधी है। भीड़ में से किसी ने व्यंग किया। उसने जोर से जवाब दिया, क्योंकि बुदुर प्राचीन कुल के सभी लोग सोच रहे थे कि मु चेन कहां से आया है। शेर राजागु, जो हरे कपड़े पहने आदमी के पीछे खड़ा था, फिर बाहर चला गया। इससे बुदुर प्राचीन कुल के सभी शीर्ष शक्तियां चौंक गई, जिन्होंने मुड़कर मु चेन को अजीब नजर से देखा। हालांकि मु चेन अभी तक बुदुर प्राचीन कुल में नहीं गया था, लेकिन उसकी मां की वजह से उन्होंने उसके बारे में सुना था। तो तुम ही वो अपराधी हो जिसके बारे में प्रथम एल्डर हमेशा बात करते हैं। चांदी के वस्त्र पहने बुजुर्ग की आंखों से एक चमक फूट पड़ी।
उसने मू चेन को तेजी से देखा और व्यंग किया। बच्चा, चूंकि तुम यहां हो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और प्रथम एल्डर को तुमसे निपटने दूंगा। ये कहकर वो बाहर चला गया और अचानक वहां हलचल मच गई। उस क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा ने जंजीरों की परतें बना दी, जिन्होंने तुरंत म्यू चेन को ढक दिया और उसके भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। धमाका! इसी समय एक सूखे हाथ ने ऐसा प्रहार किया कि जंजीरें पूरी तरह से टूट गई। स्कारलेट फ्लेम, तुम हमारे कबीले के काम में क्यों दखल दे रहे हो? चांदी के वस्त्र वाले बुजुर्ग ने स्कारलेट फ्लेम देवता की ओर देखा, जो म्यू चेन की रक्षा के लिए उसके सामने आ गए थे। जब स्कारलेट फ्लेम देवता ने यह सुना तो उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वरना मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। हां, तुम्हें हमारे काम में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। चांदी के वस्त्र वाले बुजुर्ग ने घुरघुराहट की। फिर उसने काले वस्त्र वाले बुजुर्ग की ओर मुड़कर पूछा, हे गुआंग, क्या तुम इस अपराधी को भागने देना चाहते हो? फिर तुम पहले बुजुर्ग को क्या जवाब दोगे? काले वस्त्र वाले बुजुर्ग ने मुस्कुराकर म्यू चेन को ऐसे देखा जैसे वो अदृश्य हो। फिर वो मुड़ा और हरे वस्त्र वाले आदमी की ओर देखा, जो उसके पीछे था। हरे वस्त्र वाले आदमी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। चूंकि म्यू चेन ने क्यूई को त्रिदेव में परिवर्तित कर लिया था, वो जानता था कि म्यू चेन को पकड़कर स्वयं उसकी साधना करना सबसे अच्छा परिदृश्य होगा। इसलिए काले वस्त्र वाले बुजुर्ग आगे बढ़े और चांदी के वस्त्र वाले बुजुर्ग के साथ लाल ज्वाला देवता का सामना करने के लिए तैयार हो गए। इस समय उत्पीड़न इतना ज्यादा था कि लाल ज्वाला देवता इससे स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत अपना हाथ हिलाया, जिससे एक लाल लौकी प्रकट हुई। जब तीनों स्वर्गीय शासक एक साथ आए तो उनसे निकलने वाला उत्पीड़न भयावह था। हालांकि इसके साथ कोई आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव नहीं था। महान हजार सदन की शीर्ष शक्तियां पसीने से तरबतर हो गई और अपनी सांसें रोक ली। काउंटर के पीछे आराम कर रहे बुजुर्ग की भौहें तंग गई। लेकिन जैसे ही बुजुर्ग अपना मुंह खोलने ही वाला था, किसी ने कहा, रुको। सभी ने उस व्यक्ति की ओर देखा और उन्हें एहसास हुआ कि वो बुदुर प्राचीन कुल की शाही पोशाक वाली महिला थी। जब चांदी के वस्त्र वाले बुजुर्ग ने उसे देखा तो उसने साफ शब्दों में पूछा, बुजुर्ग किंग शुआन, हम अपराधी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको इससे कोई समस्या है? शाही पोशाक वाली महिला ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, आप इतने चिंतित क्यों हैं? मुझे याद है कि पहले बुजुर्ग ने हमें बताया था कि स्वर्गीय शासकों को उससे निपटने की अनुमति नहीं है। क्या आप ऐसा करने की कोशिश करके नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? मु चेन उस महिला को देखकर चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो उसके लिए बोलेगी। एल्डर हे गुआंग ने अप्रसन्नता से कहा, एल्डर किंग शुआन, हमें किसी अपराधी से निपटते समय नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हम इस मामले को लेकर चिंतित नहीं हैं। चांदी के वस्त्र पहने एल्डर ने तब मजाक करते हुए कहा, ओह, मैं भूल गया, आप किंग यानजिंग की बहन हैं, तो ये अपराधी आपका भतीजा है। क्या आप उसका पक्ष लेने की कोशिश कर रही हैं? मु चेन अब पूरी तरह से हतप्रभ रह गया। उसने शाही पोशाक वाली महिला को ध्यान से देखा, जैसे उसे एल्डर के शब्दों से ज्ञान प्राप्त हो गया हो। ये महिला उसकी मां की बहन थी। अध्याय 1294 एल्डर किंग शुआन। महान सहस्त्र भवन में म्यू चेन ने शाही पोशाक वाली महिला को आश्चर्य से देखा। उसे एहसास हुआ कि वो उसकी मां जैसी दिखती थी। उसके मन में मिलीजुली भावनाएं थी, क्योंकि वो महिला उसकी चाची थी। छोटे स्वामी, एल्डर किंग शुआन वास्तव में किंग परिवार से हैं और वो आपकी रिश्तेदार हैं, लोंग जियांग ने धीरे से कहा। हालांकि उन्हें बुदुर प्राचीन कुल से प्रतिबंधित कर दिया गया था, फिर भी वो कुल के मामलों के बारे में जानते थे। हालांकि लोंग जियांग कुछ देर रुका और बोला, मास्टर का किंग परिवार के साथ रिश्ता
बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि लॉन्ग जियांग ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, म्यू चेन जानता था कि ये उससे संबंधित हो सकता है। फिर वो शांत हुआ और अपने मन में आने वाले किसी भी मनगढ़ंत विचार को दूर कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो महिला और उसकी मां बहनें थी। फिर वो बेपरवाह दिखाई दिया। उसने देखा कि एल्डर किंग शुआन उसे देख रही थी, इसलिए उसने कुछ देर तक उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया और फिर नजरें फेर ली। म्यू चेन को परखने के बाद एल्डर किंग शुआन का चेहरा नरम पड़ गया, क्योंकि उसने उसे अपनी मां जैसा देखा। जब उसने म्यू चेन की बेपरवाह नजर देखी तो उसकी आंखें धुंधली पड़ गई और वो फिर से ठंडी लगने लगी। उसने मुड़कर दोनों एल्डर्स की तरफ देखा और सपाट लहजे में कहा, मैं आपको बस उन नियमों की याद दिला रही हूं जो पहले एल्डर ने बनाए हैं। अगर आप उनका उल्लंघन करना चाहते हैं तो हर हाल में करें। हालांकि आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। ये सुनकर दोनों एल्डर्स के हाव भाव बदल गए। वे समझ गए कि एल्डर किंग शुआन का क्या मतलब था। पहले एल्डर ने ये नियम किंग यानजिंग के साथ मारपीट करने के बाद बनाया था। किंग यानजिंग की आध्यात्मिक योग्यता एक अद्भुत स्तर पर पहुंच गई थी। हालांकि बुदुर प्राचीन कबीला अपनी मजबूत नींव के कारण उससे निपट सकता था, लेकिन उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती, और यह कुछ ऐसा था जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर पाते। दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और दुखी हो गए। अपराधी उनके सामने खड़ा था, लेकिन वे उससे निपट नहीं सकते थे। दोनों ने नाक भौं सिकोड़ी और म्यू चेन को ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, आज खुद को भाग्यशाली समझो। हालांकि मेरा सुझाव है कि तुम खुद को कबीले के हवाले कर दो और अपनी मां को तकलीफ न दो। म्यू चेन की आंखों में ठंडी रोशनी दौड़ गई। उसने निडरता से दोनों स्वर्गीय शासकों को देखा और उपहास किया। चिंता मत करो, मैं वहां जरूर रहूंगा, लेकिन आत्मसमर्पण करने नहीं। मैं अपनी मां को ढूंढने वहां जाऊंगा। अगर तुमने मुझे रोकने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे कबीले में तबाही मचा दूंगा। उसके ऐसा कहते ही पूरा इलाका खामोश हो गया। सभी ने अपनी आंखें चौड़ी करके म्यू चेन की ओर देखा। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि एक उच्च पृथ्वी सम्राट बुदुर प्राचीन कबीले पर ऐसी टिप्पणी करने की हिम्मत करेगा। ऐसा लग रहा था कि वो खुद को बहुत ऊंचा समझता था। ये आदमी बहुत घमंडी है। दादी ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। वेन भी बुदुर प्राचीन कबीले से सावधान थे, लेकिन म्यू चेन तो सिर्फ एक उच्च पृथ्वी सम्राट था। वो बुदुर प्राचीन कबीले के लिए चींटी के समान था। वैन किंगशुआ ने अपने होंठ भींचे और म्यू चेन को अजीब तरह से देखते हुए कहा, आंटी है, क्या आप जानती है कि कई साल पहले जब म्यू चेन उत्तरी स्वर्ग आध्यात्मिक अकादमी में थे, तब वे संप्रभु स्तर के भी नहीं थे। हालांकि अब वे एक उच्च सांसारिक संप्रभु है। एक उच्च सांसारिक संप्रभु आपकी नजर में कुछ भी नहीं हो सकता है, और उनमें और जिन प्रतिभाशाली लोगों को हम तैयार कर रहे हैं, उनके बीच अभी भी एक असमानता है। बुदुर प्राचीन कुल के छोटे प्रभुओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। हालांकि जहां तक मुझे पता है, उन्हें किसी भी शीर्ष शक्ति से कोई समर्थन या संसाधन उपलब्ध नहीं थे। आज उनके पास जो कुछ भी है, उन्होंने अपने हाथों से कमाया है। मुझे नहीं लगता कि हमारे परिवार या बुदुर प्राचीन कुल के प्रतिभाशाली लोग उनके जैसे हो सकते हैं। इसलिए कृपया उन्हें नीची नजर से न देखें, वरना आपको भविष्य में पछताना पड़ेगा। ओह, वैन किंगशुआन की बात सुनकर दादी हित चुप हो गई। अगर वैन किंगशुआन की बात सच होती तो म्यू चेन में वाकई बहुत क्षमता थी। किसी दिन वो एक स्वर्गीय संप्रभु भी बन सकता था। लाल ज्वाला देवता अचानक जोर से हंस पड़े। नौजवान, मुझे तुम्हारी हिम्मत पसंद है। उन्होंने म्यू चेन के कंधे पर थपथपाया और कहा, अगर तुम बुदुर प्राचीन कुल के वंश से नहीं होते तो मैं तुम्हें अपने कुल में शामिल करने के लिए हर संभव कोशिश करता। हाँ, चांदी के वस्त्र पहने बुजुर्ग ने उपहास किया। हाँ, दुस्साहसी बुदुर प्राचीन कुल के लोग
म्यू चेन को मजाक भरी नजरों से देख रहे थे। वो तो बस एक उच्च सांसारिक संप्रभु था, लेकिन वो इतना गुस्ताख था कि उसने ये टिप्पणी कर दी कि वो बुदुर प्राचीन कुल में तबाही मचा देगा। म्यू चेन धीरे धीरे शांत हो गया और चांदी के वस्त्र पहने उस बुजुर्ग से और बहस नहीं की। वो आधा कदम पीछे हट गया और बेपरवाह सा दिखने लगा। सच्चाई खुद बयां करेगी और ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं था। वो कमजोर युवक नहीं था जिसे बुदुर प्राचीन कुल से भागना पड़ा था। अब उसके पास स्वर्गीय शासकों से लड़ने के साधन थे और वो उनसे नहीं डरता था। बुजुर्ग स्कारलेट फ्लेम, चलो चले, म्यू चेन ने स्कारलेट फ्लेम देवता की ओर मुड़ते हुए कहा। स्कारलेट फ्लेम देवता मुस्कुराए और सिर हिलाया। फिर वो महान सहस्त्र घर के निकास द्वार की ओर चल पड़ा। म्यू चेन और लुओ ली उसके पीछे पीछे चल रहे थे। म्यू चेन ने बुजुर्ग किंग शुआन को पीछे छोड़ दिया और सीधे बाहर निकल गया। उसके लिए रिश्तेदारी कुछ भी नहीं थी। वे बस अजनबी थे और उसे उनकी मदद की जरूरत नहीं थी। इतने सालों में उसे अकेले रहने की आदत हो गई थी। एल्डर किंग शुआन ने म्यू चेन को देखा और उसके मन में मिले जुले भाव थे। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और मन ही मन कड़वी मुस्कान दी। बहन, तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारी तरह कितना जिद्दी है। हाँ, वो बदमाश, वो कितना घमंडी और घमंडी है। म्यू चेन के जाने के बाद एल्डर मो यिन भड़क उठे। जाहिर है म्यू चेन ने उन्हें गुस्सा दिला दिया था। एल्डर मो यिन, तुम्हें अपनी ज़बान पर काबू रखना चाहिए। बुदुर प्राचीन कुल के एक एल्डर होने के नाते किसी छोटे को धमकाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरी बहन के सामने कहो। एल्डर किंग शुआन। बुजुर्ग मो यिन की बात सुनकर चिल्लाई। एल्डर मो यिन दंग रह गए। पहले एल्डर को भी कई बार किंग यांजिंग ने पीटा था। अगर उसने उसके सामने ऐसी बात कहने की हिम्मत की तो पहले एल्डर उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। वो महिला अपने बच्चे की रक्षा करते समय डरावनी होती है और सभी बुजुर्ग इस बात से वाकिफ है। बुजुर्ग मो यिन पीला पड़ गया और चिल्लाया, क्या हम अपराधी को अपनी नाक के नीचे से भागने दे रहे हैं? हो, बिल्कुल नहीं। बुजुर्ग मो यिन, बुजुर्ग हे गुआंग के पीछे हरे रंग के कपड़े पहने आदमी ने कहा और हंस दिया। प्रथम बुजुर्ग ने कहा है कि स्वर्गीय शासकों को उससे निपटने की अनुमति नहीं है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि एक पूर्ण सांसारिक शासक ऐसा नहीं कर सकता। हरे रंग के कपड़े पहने आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो सिर्फ एक उच्च सांसारिक शासक है। ये सोचना उसकी नासमझी होगी कि वो हमसे बच सकता है। जुआन लुओ नाम के हरे रंग के आदमी ने सपाट लहजे में कहा, बुजुर्गों, मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक हम पवित्र खाड़ी महाद्वीप छोड़ेंगे तब तक हम अपराधी को अपने साथ वापस ले आएंगे और प्रथम बुजुर्ग को उससे निपटने देंगे। ऐसे में देखते हैं कि हम में से कौन अपराधी को पकड़ पाता है। काले कशाय वस्त्र वाले आदमी ने कहा। जुआन लुओ ने कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए कहा, मोशिन, चूंकि तुम इस मामले में मुझसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो तो देखते हैं कि अपराधी को कौन पकड़ता है। दोनों ने इस बारे में हल्के फुल्के अंदाज में बात की और म्यू चेन की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे उसे एक आसान निशाना समझते थे। जब एल्डर मो यिन और एल्डर हे गुआंग ने यह सुना तो उन्होंने सिर हिलाया। अगर जुआन लुओ और मो शिन बाहर निकल गए तो अपराधी उनसे बच नहीं पाएगा। एल्डर किंग जुआन का दिल बैठ गया। जुआन लुओ और मो शिन बुदुर प्राचीन कुल की युवा पीढ़ी के प्रमुख व्यक्ति थे। अगर उन्हें म्यू चेन से निपटना पड़ा तो वो मुश्किल में पड़ जाएगा। अध्याय 1295 रात्रिकालीन बैठक। हालांकि पवित्र खाड़ी शहर में रात का समय था, फिर भी ये क्षेत्र गतिविधियों से गुलजार था। विशाल आध्यात्मिक समूह ने आकाश को ढक रखा था, जिससे ये महाद्वीप का सबसे सुरक्षित स्थान बन गया था। ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि महाद्वीप खतरों से भरा था। इसलिए जब भी साहसी यहां आते वे अपनी सतर्कता कम कर सकते थे।
मुचेन शहर के एक आंगन में पालथी मारकर बैठा था। उसकी आंखें कसकर बंद थी क्योंकि वह अपनी मां द्वारा प्रदान की गई आध्यात्मिक समूहों के अनुभवों पर विचार कर रहा था। हालांकि वो लगातार सक्रिय था, उसने अपनी साधना बंद नहीं की थी और उन प्रयासों का परिणाम काफी अच्छा रहा था। आध्यात्मिक समूहों की इतनी गहरी समझ विकसित करने के बाद उसकी आध्यात्मिक समूहों में उपलब्धि बेहतर हो गई थी। वास्तव में वो अब उन्नत पैतृक गुरु क्षेत्र में प्रवेश करने के करीब था। 2 घंटे विचार करने के बाद म्यू चेन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी बाहें फैला दी। जैसे ही उसने अपनी उंगलियां हिलाई, आध्यात्मिक मुहरें उसकी हथेलियों में तारों की तरह इकट्ठी हो गई। फिर आध्यात्मिक मुहरें मिलकर एक जटिल आध्यात्मिक सरणी बन गई। धमाका! जैसे ही आध्यात्मिक सरणी बनने ही वाली थी, वो हिल गई और फट गई। म्यू चेन ने शांति से उस आध्यात्मिक सरणी को देखा जो अभी अभी बिखरी थी। ये आध्यात्मिक सरणी उसे उसकी मां ने दी थी और ये एक उन्नत पैतृक गुरु की आध्यात्मिक सरणी थी जिसे धधकती अग्नि सरणी के नाम से जाना जाता था। वो हाल ही में इस आध्यात्मिक सरणी का अध्ययन कर रहा था, इसलिए वो इससे परिचित था। हालांकि वो हमेशा इसमें महारत हासिल करने के किसी भी प्रयास में असफल रहा। आखिरकार एक उन्नत आध्यात्मिक सरणी स्थापित करना आसान नहीं था। फिर भी म्यू चेन ने अपने अभ्यास में अच्छी प्रगति की थी और उसने आध्यात्मिक सरणी के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझना शुरू कर दिया था। उसे यकीन था कि वो बहुत जल्द इसे नियंत्रित कर लेगा। अचानक उसने आसमान की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और सपाट लहजे में पूछा, चूंकि तुम यहां हो तो क्यों नहीं खुद को दिखाओ। उसके बोलने के बाद जगह में कुछ उतार चढ़ाव हुए और दूर से उसने 2 लोगों को बाहर निकलते देखा। सामने वाली सफेद पोशाक वाली महिला थी जो उस दिन पहले एल्डर किंग जुआन के पीछे खड़ी थी। उसके बगल में एक युवती खड़ी थी। बुदुर प्राचीन कुल के किंग वंश से किंग शुआंग, ठंडी दिखने वाली खूबसूरत महिला ने मु चेन की ओर देखते हुए कहा। किंग वंश से किंगलिंग युवती ने फिर अपना परिचय दिया, जबकि वो थोड़ी ज्यादा गर्व से भरी हुई लग रही थी। मु चेन मुस्कुराया और बोला, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हालांकि वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो ठंडा और अगम्य लग रहा था। फिर उसने कहा, बस मुझे बताओ कि तुम यहां क्यों हो। अगर तुम मुझे अपने बुदुर प्राचीन कुल में वापस लाना चाहती हो तो तुम्हें पहले यह देखना होगा कि तुम ऐसा करने में सक्षम हो या नहीं। जब किंगलिंग नाम की युवती ने मु चेन की बात सुनी तो वो परेशान हो गई। हां, तुम्हारा अभिमान तुम्हारी ताकत से ज्यादा मजबूत लग रहा है। चूंकि वो एक उच्च सांसारिक शासक थी, उसे लगा कि कोई भी साधारण उच्च सांसारिक शासक उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए जब मु चेन, जो सिर्फ एक उच्च सांसारिक शासक थी, ने उसके सामने इतना अहंकारी व्यवहार किया तो वो दुखी हो गई। हालांकि मु चेन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और दूसरी महिला किंग शुआंग की ओर देखा, जो लग रही थी कि वही बात कर रही थी। फिर उसने कहा, अगर तुम यहां सिर्फ ऐसी बातें कहने आई हो तो अब तुम जा सकती हो। किंग शुआंग ने म्यू चेन की ओर देखा और कहा, चाची जुआन ने मुझे यहां भेजा है। वो चाहती है कि तुम पवित्र खाड़ी महाद्वीप छोड़ दो। म्यू चेन ने भौहें चढ़ाई और कहा, बिल्कुल नहीं। किंग शुआंग ने भौहें चढ़ाई और कहा, नियमों के अनुसार स्वर्गीय शासकों को तुम्हारे साथ व्यवहार करने की अनुमति नहीं है। हालांकि जुआन लुओ और मो शिन तुम्हें पकड़ने के लिए दृढ़ हैं। वे बुदुर प्राचीन कुल की युवा पीढ़ी के बीच दुर्जय हैं और जल्द ही स्वर्गीय शासक के स्तर पर कदम रखने की संभावना है। चूंकि तुम सिर्फ एक उच्च सांसारिक शासक हो, इसलिए तुम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए अगर तुम यहां रहे तो वे तुम्हें पकड़ लेंगे। जुआन लुओ, मो शिन। म्यू चेन की आंखों में एक चमक चमक उठी। उसने जुआन लुओ और मो शिन के बारे में लॉन्ग जियांग से सुना था।
ये दोनों बुदुर प्राचीन कुल के संभावित छोटे स्वामी थे। शेर राजागु झुआन लुओ के अधीनस्थ थे। म्यू चेन ने किंग शुआंग की ओर सिर हिलाया और कहा, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। अगर वे मेरे पीछे पड़े हैं तो मेरा दरवाजा उनके लिए खुला है। हालांकि दोनों छोटे स्वामियों की नींव मजबूत थी, लेकिन उनका यह सोचना मूर्खता होगी कि वे मुझ चेन से पंगा ले सकते हैं। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस मुसीबत में पड़ रहे हो। जब किंगलिंग ने यह सुना तो उसने भौहें चढ़ाई और गुस्से से कहा, वे दोनों बहुत शक्तिशाली हैं और बहन किंग शुआंग भी उनसे डरती है। अगर तुम उनसे लड़ोगे तो तुम अपनी मौत को दावत दोगे। हम तुम्हें यह बताकर दया दिखा रहे हैं। क्या तुम हमारी बात नहीं सुन सकते? म्यू चेन ने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया। फिर वो मुस्कुराया और बोला, इतने सालों में अगर मुझे अपनी जान जोखिम में डालने का डर होता तो मैं आज यहां आपके सामने खड़ा नहीं होता। इतने सालों में वो सिर्फ अपने आप पर निर्भर रहा था, लगन से सीढ़ी चढ़ता रहा और अपनी साधना में सुधार करता रहा। हर बार जब उसे मजबूत विरोधियों का सामना करना पड़ा तो वो बच निकलने में कामयाब रहा। अगर उसने छिपने का विकल्प चुना होता तो उसे जीवन मरण की कई परिस्थितियों से गुजरते हुए कोई सफलता नहीं मिल पाती। इसके अलावा उसके पास वे संसाधन नहीं थे जो छोटे स्वामियों के पास थे। वे बस अपना हाथ बढ़ा सकते थे और अमृत, पवित्र वस्तुएं और महाशक्तियां उन्हें तुरंत मिल जाती। म्यू चेन के पास जो चीजें थी वे उसने वर्षों से चली आ रही जीवन मरण की लड़ाइयों के जरिए अर्जित की थी। म्यू चेन की बातों से किंगलिंग हैरान रह गया। वो उसके दृढ़ संकल्प और निर्दयता को महसूस कर सकती थी जब वह बोल रहा था। हालांकि वे लगभग एक ही उम्र के थे, म्यू चेन ने जो कुछ सहा था वो उसकी कल्पना से परे था। किंग शुआंग भी म्यू चेन को देखकर चौंक गई। उसने जरूर ऐसी चीजें देखी होंगी जिनसे वो भी डरती होगी। हालांकि उसकी एक शक्तिशाली मां थी, फिर भी उसे उससे कोई मदद या सुरक्षा नहीं मिली। इसके बजाय वो हमेशा खतरे में रहा था। जैसा उसने कहा था, वो अपनी मेहनत के बल पर यहां तक पहुंचा है। वास्तव में अगर उन छोटे लॉर्ड्स को बुदुर प्राचीन कुल का समर्थन न मिलता तो वे म्यू चेन से कमतर हो सकते थे। किंग शुआंग ने मन ही मन आह भरी, फिर धीरे से कहा, हम यहां तुम्हें संदेश देने आए हैं। ये तुम पर निर्भर है कि तुम खुद तय करो कि तुम क्या करोगे। फिर वो कुछ देर रुकी और फिर बोली, अगर तुम पवित्र खाड़ी महाद्वीप में ही रहना चाहती हो तो सावधान रहना। अगर तुम्हें झुआन लुओ और मो शिन दिखाई दे तो तुम मुझे ढूंढ सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। म्यू चेन ने उस खूबसूरत महिला की तरफ देखा और उसकी आंखों में कुछ उतार चढ़ाव देखा। हालांकि किंग शुआंग ठंडी लग रही थी, लेकिन वो अंदर से इतनी ठंडी नहीं थी। म्यू चेन ने सिर हिलाया और कहा, अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना है तो कृपया चले जाओ। हालांकि वो समझ सकता था कि उनका इरादा नेक था, लेकिन वो बुदुर प्राचीन कुल से सावधान था, इसलिए उसका उनकी मदद लेने का कोई इरादा नहीं था। जब म्यू चेन ने यह टिप्पणी की और उन्हें विदा किया तो किंग शुआंग ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने उसकी तरफ देखा, फिर जाने के लिए मुड़ गई। दूसरी ओर किंगलिंग ने अपना पैर पटका और म्यू चेन को घूरा और फिर जल्दी से किंग शुआंग के पास पहुंच गई। दोनों के आंगन से चले जाने के बाद किंगलिंग ने गुस्से से कहा, म्यू चेन बहुत घमंडी है। उसे हमारी मदद की जरा भी कद्र नहीं है। उसे पता ही नहीं कि जुआन लुओ और मो शिन कितने ताकतवर हैं। यहां तक कि पूर्ण पृथ्वी के सम्राट भी उन्हें नहीं हरा सकते। म्यू चेन तो सिर्फ एक उच्च पृथ्वी सम्राट है, इसलिए अगर वह उनसे लड़ता है तो उसे नुकसान होगा। किंगलिंग घमंडी और ऊंचे दर्जे की थी, इसलिए उसे म्यू चेन जैसे साहसी और बेअदब लोग कम ही मिले थे। इसके अलावा वे उसके पास अच्छे इरादों से आए थे, लेकिन म्यू चेन कृतज्ञ था। वो उसके रवैये से सचमुच दुखी थी। किंग शुआंग ने बस अपना सिर हिलाया और कहा,
चाची जिंग इतने सालों से कैद में है, इसलिए उनके लिए हमारे बुजुर्ग प्राचीन कुल के प्रति नाराजगी महसूस करना स्वाभाविक है। आखिरकार वे इतने समय से अपनी मां से अलग रहे हैं। अपने घमंडी स्वभाव को देखते हुए वे स्वाभाविक रूप से हमारी मदद स्वीकार नहीं करेंगे। किंगलिंग ने अपने होंठ फुलाए और कहा, मुझे पता है, लेकिन उसे देखना होगा कि क्या वह इसके लिए तैयार है। किंग शुआंग ने आंखें मूंद ली और आंगन की ओर देखने के लिए अपना सिर झुका लिया। फिर उसने पूछा, क्या वह इसके लिए तैयार नहीं है? वो तो बस एक ऊपरी सांसारिक सम्राट है, इसलिए बेशक वो इसके लिए तैयार नहीं है। किंगलिंग ने बेपरवाही से अपने होंठ भींच लिए। किंग शुआंग ने भौहें चढ़ाई और कहा, पता नहीं क्यों, पर मुझे उससे एक डराने वाली आभा निकल रही थी। ये वही आभा है जो जुआन लुओ और मोशिन से निकलती थी। जब किंगलिंग ने यह सुना तो उसने अतिशयोक्ति भरी नजर से देखा और कहा, बहन किंग शुआंग, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने इस आदमी को ज्यादा आका है। उसकी तुलना उन दो पागलों से कैसे की जा सकती है? किंग शुआंग ने अपने होंठ भींचे और सिर हिलाया। उसे मानना पड़ा कि ये एक गलतफहमी हो सकती है। जुआन लुओ और मोशिन की तुलना में मुचेन और उनके बीच अभी भी एक असमानता है।